प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 का अध्याय 11 महादेवी वर्मा का भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा का सुप्रसिद्ध संरचनात्मक रेखा चित्र है जो स्मृतियों की रेखाओं नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण इस अध्याय में किया गया है। अब तक की 4 ऑनलाइन क्लास में हमने भक्तिन के स्वरूप का वर्णन पढ़ा कि वो कैसी थी। भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद पढ़ा, जीवन का पहला भाग, और पिछली ऑनलाइन क्लास तक हमने जीवन के दूसरे भाग को पूरा किया। आज हम इसी भक्तिन का तीसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। पहले 2 परिच्छेद में हमने देखा कि वो एक अही की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष में ही उसकी इस कन्या का विवाह हांडिया नामक ग्राम के गोपालक के पुत्र के साथ हो गया। 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना हो गया, यानी वो अपने पति के घर पहली बार आ गई। उसी समय उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विमाता यानी सौतेली माँ उसे समाचार नहीं देती है और वह इस सौतेली माँ के इस कटु व्यवहार से बहुत दुखी होकर अपने पीहर जब जाती है तो वहां से बिना पानी पिए ही वापस लौट आती है और अपने पिता की मृत्यु का दुख अपने पति के सामने प्रकट करती है। ये इसके परिच्छेद का पहला भाग था। दूसरे भाग में हमने देखा कि जीवन के दूसरे भाग में भक्तिन को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसे लगातार 3 पुत्रियां पैदा हुई। सास व जेठानियां उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर देती है। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे। जेठानिया के भी कई पुत्र थे। अतः जेठानियां मौज करती थी। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि स्वयं भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले जिसको अपनी भाषा में थेपड़ी कहते हैं वो बनाती। खाने के मामले में भी उनसे मतभेद किया जाता था। जिठानियां उनके लड़कों को सफेद राब दूध मलाई युक्त भोजन मिलता था, किंतु भक्तिन के लड़कियों को गुड़ की डली या चने बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। उसका पति बहुत ही परिश्रमी और पत्नी बहुत ही तेजस्विनी थी और वह अपनी तेजस्विनी पति से बहुत अधिक प्यार करता था। पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना अलग घर बना लिया। उसे परिवार से पृथक होते समय गाय भैंस, खेत खलिहान, आम के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों बहुत मेहनती थे, अतः घर में जल्दी ही संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। दोनों लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। उसके पति की मृत्यु हो गई। इस समय उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया और अपने केस कटवा लिए। गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली। दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया।
इस तरह से यहाँ तक हमने इसका तीसरा परिच्छेद और पाठ का पूरा सारांश देखा है। अब हम इसका तीसरा परिच्छेद लेकर चलेंगे। 2 भाग तक हमने इसका पढ़ लिया है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसे से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। यानी कहने का मतलब है कि भक्तिन के दुर्भाग्य ने अभी साथ छोड़ा नहीं था। उसकी किशोर जो बड़ी लड़की थी वह विधवा हो गई। उसके परिवार के काकी और जेठों के पुत्र जेठोतो जिनको कहा गया है, उसमें एक जेठ का पुत्र अपने तीतर मारने वाले साले को वहां ले आया और उससे उसका दूसरा विवाह करने की सोची। क्यों? क्योंकि सारा जो जितना भी धन जायदाद है वो उसकी हो जाए। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया और भक्तिन की लड़की समझदार थी, उसने शादी करने से मना कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, तो यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे कि कैसे न कैसे इसका दूसरा विवाह कर कर कोई ऐसा व्यक्ति इसका पति बन जाए कि यह सारी संपत्ति हमारी हो जाए। और माँ और बेटी उन संपत्ति की देखभाल करने में लगी। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। भीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, तो वे एक कोठरी से निकले तो उसका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। देखिए क्या हुआ। एक दिन उनकी माँ घर पे नहीं थी और वही तितरबाज लड़का उसकी कोठरी में घुल जाता है। लड़की उसे बहुत मारती है, बाहर आ जाती है। गांव के जो पंच है वो ये फैसला सुनाते हैं कि जब दोनों बंद कोठरी में से बाहर निकले तो दोनों के पति पत्नी के रूप में रहना ही इस कलयुग में सबसे ज्यादा उचित है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभालते हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठस में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन के कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। यह हुआ भक्तिन के साथ फिर इस तीसरे परिच्छेद में भी कि उसका सब कुछ चला गया और उसे वापस शहर आना पड़ा।
अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।